हेलो नमस्कार अभिवादन मेरा स्वीकार कीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीटेट बाल विकास के आपके टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये 50 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटिव हैं। आप आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आपके सीटेट में बाल विकास अर्थात सीडीपी के प्रश्न बनते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सभी 50 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप हमारे साथ जुड़ के आज की वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डांट डांट में भिन्न होता है न कि इसमें भिन्न होता है। किसमें भिन्न होता है किसमें नहीं होता है यही आपको बताना है। जो वयस्क होते हैं जो बच्चे होते हैं, जिन पियाजे का कहना था कि जो बच्चे होते हैं वह वयस्कों से उनका जो चिंतन होता है वो भिन्न होता है। किसमें भिन्न होता है? तो प्रकार में भिन्न होता है। ऑप्शन देखिए, आकार में भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में भिन्न होता है कि आकार में भिन्न होता है। मैं बता दूं कि जिन पियाजे का मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो चिंतन करने की प्रक्रिया होती है वह वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है और जब प्रकार में भिन्न होती है तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जिन पियाजे कहते थे कि जो बच्चों की चिंतन प्रक्रिया है वह वयस्कों से सोचने में भिन्न होती है, अब प्रकार में भिन्न होती है ना कि आकार में। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा दोस्तों प्रकार और यहाँ पे भरा जाएगा आपका क्या दोस्तों? आकार। आकार में भिन्न नहीं होती है, किसमें भिन्न होती है? तो प्रकार में भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। देखिएगा, सभी कोई भी प्रश्न मिले उसके गर्त को समझिए, प्रश्न के भावों को जांचिए, प्रश्न का क्या लेवल कर रहा है इस बात को ध्यान में रखेंगे तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? मैं आपको बता दूं, जब भी आप बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो वहां पे आपको एक चीज मिलेगी कि जो विकास होता है वह निरंतर चलता रहता है। यहाँ पे कुछ ऐसे विकास के बारे में नहीं कहा है कि मानसिक विकास के शारीरिक विकास। विकास जो होता है वह निरंतर रहता है और इसके बारे में यही कहा जाता है दोस्तों कि विकास जब बच्चा माँ के पेट में पलना स्टार्ट हो जाता है तो अर्थात इसी को गर्भ का विकास कहते हैं। बच्चा का विकास गर्भ से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है? जब तक बच्चा मृत शैया पर न सो जाए, मतलब कब्र में न चला जाए, तब तक विकास होता रहता है। और यही बात कही गई है कि जो बच्चे का विकास होता है वह माँ के गर्भ से लेकर और दोस्तों याद रखेंगे कब्र तक होता है। इस बात को याद रखेंगे, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। तो यही जो विकास होता है कभी नहीं समाप्त होता, इसी को निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे कि निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है तो निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि विकास जीवन प्रयत्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कोई प्रश्न में दुविधा नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 यही कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की, याद रखेंगे यहाँ देखिएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ अंतः क्रिया करके क्या सीखते हैं? मैं आपको बता दूं इस प्रश्न में आप थोड़ा भी संशय ना रखिएगा, थोड़ा भी दुविधा ना रखिएगा। लेव वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो समाज से सीखता है और अपने समाज की जो संस्कृतियां हैं उस संस्कृतियों से वो सीखता है। ये बात को याद रखिएगा, दोनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग इसको ऑप्शन नंबर ए को सही ना मानिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के भाव को समझिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ अंतः क्रिया करते हैं, साथी से या समाज से अंतः क्रिया करके और करके क्या सीखते हैं? मतलब सामाजिक विकास वो सीखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सीखते हैं कि नैतिक विकास सीखते हैं कि भाषा विकास सीखते हैं? मैं बता दूं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं ना वो अपने समाज के साथ या अपने साथियों के साथ अंतः क्रिया करते हैं और अंतः क्रिया करके वह अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक साथ मत जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ और 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि आपका कोहलर वर्ग के अनुसार, याद रखिएगा 4 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा कि कोहलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जब एक कोहलर वर्ग का बात आए
और उसके अनुसार बोले कि सही क्या है, गलत क्या है, इसमें बच्चा निर्णय लेना चाहता है, तो यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? तो यह प्रोसेस आपको एक लाइन में, एक वर्ड में याद रखना है, इसको नैतिक तर्कणा कहते हैं। आपको बता दें, सही और गलत का चयन करते समय जब तर्क या विचार प्रक्रियाएं हमारे दिमाग में जो चलती है ना, उसी को नैतिक तर्कणा बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको मोरल रीजनिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। निर्णय न लेने पाने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। नैतिक दुविधा जो होती है, जब बच्चा निर्णय नहीं ले पाता है तो उसको नैतिक दुविधा बोलते हैं, और जब बच्चा निर्णय ले लेता है तो उसको हम लोग नैतिक तर्कणा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न, यहाँ पे दो चीज याद रख लीजिएगा, अगर बच्चा निर्णय न ले पाता हो तब उसको नैतिक दुविधा, ये भी याद रखिएगा। तो जब बच्चा निर्णय ले लेता हो दोस्तों तो उसको नैतिक तर्कणा बोलेंगे, और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब हम बात देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत याद रखेंगे। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दिया था, यही आपको बताना है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको बता दें कि हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 1983 में दिया था। उनका मानना था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि के कई रूप होते हैं, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इस सब बुद्धि के कई प्रकार इन्होंने बताया था। किन्होंने? हार्वर्ड गार्डनर ने। कब दोस्तों? तो 1983 में। याद रखेंगे, 1983 में इन्होंने बुद्धि के कई रूपों का वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं समय नहीं लूंगा, आपका बिल्कुल प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। और आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करूंगा कि दोस्तों, अगर आप लोग अभिषेक एकेडमी के चैनल पर अभी तक आप नए हैं, आप मेरे टीम का हिस्सा नहीं हो पाए हैं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो पाए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हम आपको एक ऐसी चीजें सिखाएंगे जो आपके एग्जाम में काफी आपके लिए मददगार साबित होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 यही कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसका मुख्य केंद्र क्या है? मैं ऑप्शन को बिना देखे आपको बता दूं कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि कोई भी शिक्षा बच्चे को ध्यान में रख के, बच्चे को बिंदु में रख के, बच्चे को केंद्र में रख के ही हम कोई शिक्षा का सिलेबस तैयार करेंगे। मतलब कोई भी शिक्षा बालक को ध्यान में रखकर प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका मतलब यही है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका ऑप्शन देखते हैं, रट कर सिखाना। ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चे को कोई भी शिक्षा नीति नहीं करती कि बच्चे को आप रट कर सिखाएंगे। यहाँ देखिएगा, केवल व्यवसायिक शिक्षा आप प्रदान करेंगे, केवल व्यवसायिक शिक्षा, मतलब बच्चे को व्यवसाय से संबंधित शिक्षा हम प्रोवाइड कराएंगे, नहीं समाज से, व्यवसाय से, सब प्रकार की शिक्षा उसको प्राप्त कराएंगे। ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजी का अनिवार्य प्रयोग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से इस बात की वर्णन करती है कि जो आपका शिक्षा का पाठ्यक्रम है, लचीला और बहुविषयक शिक्षा हम प्रदान कराएंगे। किसको दोस्तों? बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे, सी टेट में आप लोग कभी भी देखिएगा कि वही ऑप्शन आपका सही होता है जो पॉजिटिव बात कहता है। अब हम कहते हैं कि बच्चे को रट कर हम सिखाएंगे, बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे, बच्चे को केवल ये शिक्षा देंगे, बच्चे को केवल वाणिज्य शिक्षा हम प्रदान कराएंगे, नहीं दोस्तों, बच्चे को हम हर प्रकार की शिक्षा देंगे, बच्चे को बहुभाषाई शिक्षा का हम ज्ञान दिलाएंगे। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि जो आपका एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मैं बता दूं, जो कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा होता है उसकी जो भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो उसकी जो भूमिका होती है कि बच्चा को देखे कहाँ पे बच्चा गलती कर रहा है तो उसको गलती को सुधारे, या गलती जहां पे बच्चा अपने आप को किसी चीज को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा हो तो उसको कठिनाई दूर करने का प्रयास करे। तो एक अच्छे शिक्षक की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा उसका कार्य होना चाहिए, सुविधादाता का या मार्गदर्शक का, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं, सुविधा प्रदान करने का बात सही है, तानाशाह उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। शिक्षक की अगर तानाशाह प्रवृत्ति होगी तो बच्चा उससे कुछ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अगर बच्चा उससे कुछ पूछेगा तो तुरंत वो 2-3 हल मार ही देगा उसको, 2-3 मारेगा, फिर बच्चा बैठ जाएगा। तानाशाह तो ऐसा होगा नहीं, डर उसके अंदर होनी चाहिए, भय होनी चाहिए। मुख्य निर्देशक की ऐसी होनी नहीं चाहिए, केवल जानकारी देने वाला कैसा नहीं है दोस्तों, सुविधा प्रदाता की याद रखेंगे, फैसिलिटर की याद रखेंगे, जो उसको सुविधा प्रदान करे, उसको फैसिलिटी प्रदान करे, बच्चा को देखे बच्चा कहाँ पे गलत कर रहा है, ऐसे टीचर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका
बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान उड़ेलना नहीं होता है, बल्कि बच्चे के लिए ऐसा वातावरण, ऐसा पर्यावरण तैयार करे जिससे बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। इस बात को याद रखिएगा, ये बात की वर्णन करता है एनसीएफ 2005। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको बिना हम एक्सप्लेन के आगे बढ़ जाएं और आपको ना समझ में आए। और उसके लिए आपसे कहूंगा कि आपका अपना भाई अगर कह रहा है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लो दोस्तों। अगर आप अभी तक बने हुए हो तो लाइक कर लेना और अंत तक साथ दे देना मेरा। और याद रखिएगा, एक बात और कहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब तो जरूर कर लिए होंगे, याद रखेंगे अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो मत कीजिए, दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए जिससे उनकी मदद हो सके और हमारी वीडियो उनके तक पहुंच सके और वो भी अपने टीम का, परिवार का हिस्सा बन सके। ठीक है, बहुत तेजी से वीडियो को खत्म करेंगे बिना किसी लाव लपेटे के, बिना कोई समय बर्बादी के। आपको चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है, याद रखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है आपको बता दे। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है दोस्तों समान शिक्षा। सबको समान अधिकार शिक्षा का मिले, मतलब सबको समान शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, एक कक्षा में एक छत के नीचे, किसी भी जाति का, मजहब का, वेशभूषा का, किसी भी प्रकार से बच्चे को हम डिवाइड ना करें, बच्चे को हम बांटे ना, सभी प्रकार की शिक्षा एक छत के नीचे सभी बच्चों को प्रदान कराई जाए, यही होती है समान शिक्षा या समावेशी शिक्षा। अब देखिएगा, समावेशी शिक्षा क्या होती है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना होता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। केवल शब्द आ जाए तो बातें खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं, केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाना होता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग केवल विकलांग बच्चे को पढ़ाएंगे ये समावेशी शिक्षा कहती है? नहीं, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ समान कक्षाओं में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी से बढ़िया तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा कि सभी प्रकार के, सभी मजहब का कोई भी बच्चा हो, सबको एक साथ एक कक्षा में हम पढ़ाएंगे तो इसी को समावेशी शिक्षा बोलेंगे। गरीब बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको समान शिक्षा मिले। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 यही कह रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? याद रखेंगे, यह एक विकार है और किस प्रकार का विकार है आपको बताना है। यह पठन वैकल्य विकार है। डिसलेक्सिया में बच्चा पढ़ने में कठिनाई होती है। गणितीय विकार, पढ़ने संबंधित विकार, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित विकार है। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित विकार है। डिसकैलकुलिया आपका गणना से संबंधित विकार है। डिस्टेनिया आपका मानसिक तनाव से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? याद रखेंगे, प्रेरित का मतलब ये है ना दोस्तों, बच्चे को मोटिवेट करना है। तो अगर कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है तो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वो क्या करेगा, यही बात आपसे पूछ रही है। आप देखिए ऑप्शन की तरफ आते हैं, उन्हें सजा देनी चाहिए। बच्चे को आप सजा देंगे तो प्रेरित रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए तब प्रेरित रहेगा, कि उनकी तुलना दूसरों से करनी चाहिए तब प्रेरित रहेगा, कि आप उन्हें अनदेखा कर देंगे तब प्रेरित रहेगा। याद रखेंगे साथियों, जितने मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं उनको इस प्रश्न का बिल्कुल अब तक पता आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया कि बच्चे को कभी मारना, पीटना, डांटना, फटकारना, अलग बैठाना, ये सब नहीं करना है। बच्चे के ऊपर अत्याचार नहीं मचाना है, बच्चे को भगवान मानना है। बच्चा ही आपके लिए सब कुछ है, एक सफल टीचर के लिए। यहाँ पे देखिएगा, उन्हें आप सजा देंगे, सजा देके आप उनको प्रेरित रख सकते हैं? नहीं रख सकता हूं दोस्तों। उनकी एक दूसरे में तुलना नहीं करना है, उनको अलग नहीं बैठाना है, उनका वर्गीकरण नहीं करना है, उनको तेज या कमजोर नहीं आंकना है, उनके गलतियों के आधार पर उन्हें सजा नहीं देनी है, इस बात को याद रखिएगा। उन्हें आप अनदेखा करेंगे तब वह एक्टिव रहेगा? नहीं दोस्तों, उनकी प्रशंसा रख करके हम उनको प्रेरित रख सकते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तो ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की, और 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 11 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि विकास के किस अवस्था को खेल की आयु या प्ले एज बोलते हैं? इस बात को याद रखेंगे, जो खेल की आयु है किस अवस्था को बोलते हैं? तो याद रखेंगे बाल्य अवस्था को बोलते हैं। और बाल्य अवस्था में जो आपकी अवस्था होती है वह उत्तर बाल्य अवस्था है। याद रखिएगा, अगर आपको मिले उत्तर बाल्य अवस्था जो कितने साल की होती है दोस्तों, याद रखेंगे ये बाल्य अवस्था में ही आपकी आती है उत्तर बाल्य अवस्था। और आपको ये भी बात याद रखेंगे, बाल्यावस्था एक
थोड़ा गड़बड़ लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो उत्तर बाल अवस्था होती है ये आपकी 6 से लेकर 12 साल तक की होती है और यहाँ पे बाल अवस्था सही होगा, लेकिन इसमें भी अंदर और जाएगा। तो जो बच्चे की उत्तर बाल अवस्था होती है जो 6 से 12 साल तक होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले एज के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न को अगर ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है कि जो आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है इसका क्या अर्थ है। आंतरिक प्रेरणा का मतलब ये होता है दोस्तों, दो प्रकार की प्रेरणा होती है, दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक होते हैं बाह्य और एक होते हैं आंतरिक। जब बच्चा आंतरिक मोटिवेट होता है तो जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वह अस्थायी होता है और जो बाह्य मोटिवेशन होता है वो अस्थायी होता है। दोनों बात याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके अस्थायी मोटिवेशन ये होता है जिसके बच्चे के अंदर रुचि होती है कि मैं बड़ा बनूंगा, आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, और जब बच्चे को कोई कहानी आप सुना दे और बच्चा कुछ समय के लिए पढ़ने लगे फिर भूल के अपना काम वही काम करने लगे, पढ़ाई से दूर हटने लगे, तो यह आपका बाह्य मोटिवेशन होता है, कुछ समय के लिए क्षणिक होता है। और जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वो बच्चे की रुचि से उत्पन्न होता है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा जो आपकी आंतरिक प्रेरणा का मुख्य अर्थ क्या होता है, पुरस्कार के लिए पढ़ना ये होता है, बाहरी दबाव के कारण पढ़ना, कार्य को स्वयं करने की रुचि करना, माता पिता के डर से पढ़ना। डर हो गया, दबाव हो गया, पुरस्कार हो गया, ये आंतरिक प्रेरणा के एग्जाम्पल नहीं है। जब बच्चा अपने अंदर रुचि ला रहा हो, कार्य को स्वयं करने की अगर बच्चे के अंदर रुचि है, उसके अंदर ये है कि मैं पढ़ूंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं मास्टर बन जाऊंगा, मैं कुछ कर लूंगा, मेरा नाम होगा, तब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आंतरिक प्रेरणा जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी बाहरी दबाव या पुरस्कार या सजा या डर के केवल आत्म संतोष के लिए, आनंद के लिए पढ़ता है तो उसको हम लोग आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं। बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में अच्छा अंक स्कोर कराते हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग देखिए क्योंकि पेडागोजी के प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे और सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग कवर करिएगा। चलिए अब हम आते हैं कि जीन पियाजे, 13 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जीन पियाजे के किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व, याद रखेंगे, सीखता है। जो वस्तु अस्थायित्व की बात तो हम बाद में करेंगे। जीन पियाजे ने बच्चे के 4 चरण या 4 सीखने या डेवलपमेंट या विकास के भागों में, 4 बच्चों के उम्र के आधार पर बच्चों को 4 बराबर भागों में बांटा था। बताया था उन्होंने कि जो पहली अवस्था होगी संवेदी गामक अवस्था होगी जो जन्म से लेकर 2 साल तक होगी। इसके बाद उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया था, ये 2 से आपका 7 वर्ष की होगी। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में उन्होंने बताया था कि अब 7 से 11 साल का बच्चा होगा तो इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे। और उन्होंने बताया था कि जब 11 साल से ऊपर का जो बच्चा होगा इसको हम लोग औपचारिक या उसको हम अमूर्त संक्रियात्मक बालक बोलेंगे। इस बात को याद रखेंगे। इन्होंने 4 प्रकार के ऐसे ऐसे भागों में बच्चों के एज के आधार पर बांट दिया था। अब प्रश्न यही कर रहा है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व सीख जाता है। तो जो वस्तु अस्थायित्व के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो बच्चा का सेंसरी मोटर स्टेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, जन्म से 2 साल तक होती है। इसमें बच्चा समझने लगता है कि वस्तुएं आंखों में ओझल होने के बाद भी स्थित रहती हैं, अस्थित रहती है, इस बात को याद रखेंगे। और उनका अस्तित्व होता है या अस्तित्व होता है, इस बात को याद रखेंगे। और यहीं पे संवेदी गामक जो अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व सीखता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में, और 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बच्चे के व्यक्तित्व, याद रखेंगे, यहाँ पे देखेगा कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में किसका महत्व है, ये आपको बताना है। तो जो बच्चे का व्यक्तित्व विकास है उसमें केवल आनुवंशिकता का महत्व है कि केवल वातावरण का महत्व है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का है, न कि आनुवंशिकता का न कि वातावरण का। इस प्रश्न को देखकर ही आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके व्यक्तित्व के विकास में किसका महत्व है। तो याद रखेंगे जो बच्चे होते हैं उनके व्यक्तित्व के निर्माण में या व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण, आपको मैंने बताया कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया से ही बच्चे का विकास सिद्ध होता है। और आपको इससे का जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा आनुवंशिकता और वातावरण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 15 नंबर की तरफ चलते हैं, जो आपकी समाजीकरण होती है दोस्तों, जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में परिवार क्या है। आपको मैंने बताया कि जो समाजीकरण की जो
प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। एक होता है आपकी प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी होती है और एक होती है द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी होती है। प्राथमिक कौन होती है, द्वितीयक कौन होती है, यही आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया में जो परिवार होता है ना, जो फैमिली होता है, यहाँ से बच्चा सर्वप्रथम सबसे पहले समाजीकरण सीखना स्टार्ट करता है, माता पिता से, परिवार से, छोटे बड़े से, आस पड़ोस से। तो याद रखेंगे, जो माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े, आस पड़ोस, जहां पर बच्चा किसी बिना मेहनत के कुछ चीजें, समाजीकरण की चीजें सीख लेता है, उसको हम लोग समाजीकरण की प्राथमिक प्राथमिक एजेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे आपका प्राथमिक कारक होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौड़ कारक नहीं होगा दोस्तों, याद रखेंगे, गौड़ कारक किसे बोलते हैं, द्वितीयक एजेंसी को बोलते हैं। जैसे आपका विद्यालय हो गया, याद रखेंगे, जैसे आपका विद्यालय हो गया या द्वितीयक एजेंसी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीखने की प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड इरोर विधि किसने दी थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो आपके थॉर्नडाइक है, मैंने बहुत बार बताया कि जो आपका एडवर्ड थॉर्नडाइक है, जिसने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया था कि जो अनुक्रियात्मक बार बार गलतियां करता है, तो गलतियां बार बार करने से वो चीजों को सीख जाता है। तो ट्रायल एंड इरोर कि जो प्रवृत्ति है या जो नियम है, इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो थॉर्नडाइक ने। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि जो सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों कि जो सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या होता है। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, रटना होता है, अपसारी चिंतन होता है, नकल करना होता है, निष्क्रियता होता है। निष्क्रियता, निष्क्रिय नहीं दोस्तों, सृजनात्मकता बोला है। सृजन बालक जो होता है वो एक्टिव होता है, बिल्कुल नकल करना नहीं होगा, रटना नहीं होगा। अपसारी चिंतन है या एक्टिवता रहता तो हम एक्टिव को भी कर लेते। अपसारी चिंतन क्या कहता है, अपसारी चिंतन जो होता है ना, वो सृजनात्मकता का प्रथम लक्षण होता है। इसमें बच्चा अपसारी चिंतन करता है, तरह तरह के उसके मन में भाव आते हैं। देखिएगा, दो प्रकार के चिंतन होते हैं, एक होता है अपसारी और एक होता है आपका अभिसारी। अब मैं आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि अभिसारी चिंतन वो चिंतन होता है जिसमें बच्चा एक ही मूल बिंदु पर निर्धारित होता है कि इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, और जो आपका अपसारी होता है, इसमें उसका आंसर अलग अलग होता है। जैसे मेला पर मैं निबंध लिखने के लिए कह दूं बच्चों से, इस हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं और मैं कह दूं कि सभी लोग मेला पर निबंध लिख लो, तो 30 बच्चे अलग अलग लिखेंगे। और मैं कह दूं कि याद रखिए सबसे कि 4+3 को जोड़ो, तो सब लोग अगर जानते होंगे तो सही सही जोड़ेंगे, तो साथ ही सब लोग जोड़ेंगे। याद रखेंगे, तो ये आपका अभिसारी चिंतन है और ये आपका अपसारी चिंतन है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये आपसे कह रहा है कि सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो इसका मुख्य लक्षण यही होता है दोस्तों कि सृजनात्मकता का अपसारी चिंतन। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसको कहां पे, विद्यालय और कक्षा में, कि आपका खेल के मैदान में, कि घर में, कि सभागार में। संज्ञानात्मक विकास को कहा है, और कोई कहता तो समझ में आता, शारीरिक विकास को कहता तो समझ में आता, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को याद रखेंगे, उसके मस्तिष्क विकास की बात किया है। तो याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा विद्यालय और कक्षा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो बच्चे का विद्यालय और कक्षा का वातावरण होता है, वो बच्चे के बौद्धिक चिंतन, प्रश्न पूछने, तर्क करने और समस्या समाधान की समस्याओं का व्यक्तिगत जो व्यवस्थित रूप से दिशा देता है। और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मानसिक संज्ञानात्मक विकास कहा है या मानसिक विकास कहता है, तो दोनों का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। अब आपके सामने स्क्रीन पे 20 नंबर प्रश्न है और 20 नंबर की बात करेंगे, वो 20 नंबर का दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है और 19 नंबर की बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताइएगा। तो जो प्राथमिक स्तर होता है, जो 1 to 5 बच्चे होते हैं, जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होते हैं, इनको प्राथमिक स्तर का बच्चा बोलते हैं। और यह बच्चों को कह रहा है कि मातृभाषा में क्यों पढ़ाएं, माँ की भाषा में क्यों पढ़ाएं, उसके परिवार की भाषा में क्यों पढ़ाएं, उसके समाज की परिभाषा में क्यों पढ़ाएं। जो बच्चा होता है वो मातृभाषा में पढ़ना काफी अच्छा समझता है। और याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो बच्चा मातृभाषा में जितना अच्छा, अपने मातृभाषा मतलब माँ की भाषा में, अपनी भाषा में जितना अच्छा सीख लेगा, उतना कोई दूसरी लैंग्वेज में नहीं सीखेगा। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि बच्चों के आत्मविश्वास के लिए पढ़ाएंगे, बात तो सही है दोस्तों, उसका आत्मविश्वास उसकी भाषा में बढ़ेगा
आगे देखते हैं, बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता मिलता है, ये भी बात सही है दोस्तों। यह बच्चों की संस्कृति से जुड़ता है, बिल्कुल वो उसके समाज की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ना, तो उपयुक्त सभी मतलब हमारे सभी सही है। क्यों सही है? जैसे मैंने आपको बताया कि मातृभाषा में बच्चा बिना किसी झिझक के, बिना किसी अलग प्रकार के विचार व्यक्त हुए सीख जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। प्राकृतिक रूप से सीखने के उसको अवसर मिलते हैं और वह अपनी संस्कृति या समाज से जुड़ा रहता है। तीनों ऑप्शन एक दूसरे से मिल रहे हैं, जब मिल रहे हैं तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की। और 20 नंबर प्रश्न आपसे यही करा है कि सीखने के वक्र में, याद रखेंगे सीखने का वक्र क्या दर्शाता है? सीखने की प्रगति को, सीखने की मौलिकता को, सीखने की गति को, सीखने की रचनात्मकता को। याद रखेंगे जो सीखने का वक्र होता है, यह अधिगम वक्र यह दिखाता है कि समय के साथ सीखने की गति में कितनी उन्नति हुई है या कितनी प्रगति हुई है। तो याद रखेंगे जब प्रगति को दिखाता है तो सीखने की प्रगति को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वक्र, वक्र का मतलब उठाव है। जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफ खींचा और इसमें देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे वक्र बना है, तो यह प्रगति को दिखा रहा है। यह ऊपर ऐसे या ऐसे मैं ऐसे कर दूं कि ऐसे उठा है, तो यह वक्र किसको दर्शा रहा है? तो ये वक्र आपका इसके प्रगति को दर्शा रहा है कि ऐसे बच्चा सीख रहा है। ठीक है, प्रगति को नापा जाएगा। चलिए 21 नंबर की हम बात करते हैं कि आपका अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो आपको अधिगम का अर्थ क्या होता है? मैंने अधिगम के बारे में आपको डेफिनेशन कई बार बताया कि जो व्यवहार में आपका परिवर्तन आता है, इसी को अधिगम कहते हैं। रटना अधिगम नहीं है, केवल किताब पढ़ना अधिगम नहीं है, परीक्षा पास कर लेना अधिगम नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन लाना ही आपका क्या होता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत कम समय में आपका ये खत्म होगा, इसलिए आप लोग सहायता के साथ इसमें वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। चलिए 22 नंबर की हम बात करते हैं कि जो आपका वाइगोत्स्की के अनुसार जेड का अर्थ क्या होता है, यही आपको बताना है। तो जो आपका जेड पीढ़ी की बात करें दोस्तों, तो जेड पीढ़ी को हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रोमोक्सिमल डेवलपमेंट। याद रखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका फुल फॉर्म है। जेड पीढ़ी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। और आपको बता दें, यह वह अंतर होता है जिसमें बच्चा बिना किसी मदद के कोई कार्य कर ले और बच्चा कोई कार्य मदद से करे। तो जो कार्य मदद से करे और बिना बिना मदद के करे, मतलब एक ही कार्य को, याद रखेंगे जेड पीढ़ी का मतलब क्या होता है? सहायता, सहायता से, इसका मतलब हेल्पिंग से ही है दोस्तों, हेल्प से है। अब आपको बता दें कि इसके जेड पीढ़ी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। उनका कहना था कि कोई बच्चा है, अगर कोई किसी कार्य को कर रहा है तो बिना किसी सहायता के जितना कार्य को कर ले और सहायता देने पर जितना कार्य को कर ले, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम जेड पीढ़ी बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे और ये वाइगोत्स्की साहब ने बताया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की। 23 नंबर प्रश्न को आगे बढ़ा लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बच्चों को सक्रिय अधिगम करता एक्टिव लर्नर्स कब माना जाता है? कब माना जाएगा एक्टिव लर्नर्स? एक्टिव लर्नर्स वे बच्चे होते हैं जो कक्षा में बिल्कुल कार्य को कर रहे हों, बिल्कुल एक्टिव हों। शिक्षक जो भी कुछ कहे उसके बातों को माने, सुने, परखें और अपने अनुसार उसको करते रहें, तो उसी को हम लोग एक्टिव लर्नर्स बोलते हैं या उसको हम लोग सक्रिय अधिगमकर्ता बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा जब वे प्रश्न पूछते हो, बच्चा एक्टिव रहेगा तभी प्रश्न पूछेगा, बात तो सही है। जब वे गतिविधियों में भाग लेते हो, कोई भी गतिविधि में भाग लेगा बच्चा, तब वे बच्चा गतिविधि में भाग लेगा जो बच्चा एक्टिव रहेगा। ठीक है, तब बात तो सही है। जब वे कक्षा में चुपचाप बैठते हैं तब ए और बी दोनों होगा, तब। याद रखेंगे, हमको तो लग रहा है कि बच्चा जब प्रश्न पूछेगा तो एक्टिव होगा, बात सही कर रहा है। जब वे किसी गतिविधि में भाग लेगा तभी भी ये भी बात सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्यों ना लॉक कर लें? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, यहाँ पे 24 नंबर की बात करते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, याद रखेंगे टू फैक्टर थ्योरी। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वह किसने दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपसे कह रहा है कि स्पीयरमैन ने दिया था, कि आपका बीने ने दिया था, कि टर्मन ने दिया था, कि आपका गार्डनर ने दिया था। याद रखेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि याद रखेगा बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वह स्पीयरमैन ने दिया था, बात याद रखेंगे। और उन्होंने बताया था कि एक सामान्य
सामान्य बुद्धि होती है जो जन्मजात होती है, और एक विशिष्ट बुद्धि होती है जो अर्जित होती है। ये दो बुद्धि के द्विव कारक सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन दोस्तों? तो स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने बुद्धि के बारे में दो बातें बताई थी, मैंने आपको बता दिया। सामान्य बुद्धि याद रखेंगे, एक होती है, इन्होंने बताया था कि एक होती है सामान्य बुद्धि जो बच्चों में जन्मजात होती है। कैसे होती है दोस्तों? जन्मजात होती है। और एक होती है विशिष्ट बुद्धि। इन्होंने एक और बुद्धि के बारे में बताया था, एक थी विशिष्ट बुद्धि। और विशिष्ट बुद्धि क्या होती है दोस्तों? तो विशिष्ट बुद्धि जो होती है ये अर्जित होती है, जो बच्चा बाद में अर्जित करता है, बाद में बच्चा सीखता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न के बारे में। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो आपकी लिंग अर्थात जेंडर क्या है, यही आपको बताना है। इसके बारे में बहुत ज्यादा मैटर फंसता है, आपको बता दे। यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं लिख दे रहा हूँ जेंडर और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेक्स। दो प्रकार की चीजें आपको मतलब मैटर में फंसा देती है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं कि जो ये सेक्स है ना, एक जैविक प्रक्रिया है। याद रखेंगे, ये आपकी क्या है? ये आपकी जैविक प्रक्रिया है, याद रखेंगे। और जेंडर क्या है दोस्तों? तो ये आपका सामाजिक प्रक्रिया है, दोनों याद रखेंगे। तो ये चीजें मेरे बताने का यही है कि जो सेक्स है वह जैविक है या बायोलॉजिकल है, और जो जेंडर है या सामाजिक है या सोशल कंस्ट्रक्चर है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे लिंग ही दिया है, तो लिंग क्या होगा? यह सामाजिक संरचना होगी। ये सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, इसमें आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही आपको बताना है। अगर आपसे मैं बता दूं दोस्तों, एक मिनट सॉरी, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है ना कि बच्चा का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो, तो मूल्यांकन करने से ये चीजें पता चलते हैं। मूल्यांकन करने का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है या बच्चा कहाँ पे नहीं सीख पा रहा है, और नहीं सीख पा रहा है ना, तो मूल्यांकन के माध्यम से हम पता करते हैं और उसको सीखने में मदद करते हैं। तो यही प्रश्न आपके सामने। बच्चे को फेल करना मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे की कमियों को जानकर सुधार करना होता है, कि केवल अंक देना होता है, कि माता पिता को रिपोर्ट देना होता है। याद रखेंगे, इसका जो ये वाला ऑप्शन बी है ना, बिल्कुल सही है कि बच्चे की कमियों को जानकर सुधार करना ही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझ पाएंगे, तो आपको चीजें मिल पाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर की बात करते हैं। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, यही आपको बताना है। सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो सूझ का सिद्धांत कोहलर दिए थे, स्किनर दिए थे, थॉर्नडाइक दिए थे, कि पावलोव दिए थे। याद रखेंगे, मैं आपको कई बार बताया कि जो सूझ का सिद्धांत है ये गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम है दोस्तों कोहलर। उन्होंने अपना एक चिंपैंजी था जिसका नाम था दोस्तों सुल्तान, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था, और यही इनका कोहलर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए 28 नंबर की हम बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों में अकेंद्रित सोच किस अवस्था की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो जो बच्चों में अकेंद्रित सोच होती है ना, या किस काल की विशेषता है, तो याद रखेंगे जो आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है उसके बाद की जो अवस्था होती है, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, और यह आपका 2 से 7 साल तक की होती है। यही होती है दोस्तों अकेंद्रित सोच वाली अवस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल तक का जो बच्चा होता है ना, यह सोचता है कि जैसा वह देखता है या महसूस करता है पूरी दुनिया वैसी ही है। इसका मतलब यही कह रहा है कि जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसे 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है ना, इसको पूर्व संक्रियात्मक काल का बच्चा का बोला जाता है। और वह जैसा उसके मन में होता है ना कि जैसा मैं सोच रहा हूं ना, वैसे ही पूरी दुनिया है। होती तो नहीं है, लेकिन वह ऐसा ही सोच लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न ये आपके सामने है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था, ये आपको बताना है। बिल्कुल, किशोरावस्था को बहुत से नामों से जाना जाता है, मैंने आपको पहले बताया। स्टेनले हाल की एक पुस्तक है जिसको एडोलेंस बोलते हैं, मेरे उन्होंने लिखा था कि यह जो अवस्था होती है तीव्र शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के कारण बच्चों में तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था इसको बोलते हैं, नायक नायिका की अवस्था बोलते हैं, अपराध की अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे केवल दो ही कहा है कि तनाव और तूफान की अवस्था
स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि गणितीय अक्षमता को क्या कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि गणितीय जो अक्षमता होती है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया होती है, गणना संबंधित ये परेशानी होती है, बच्चा गणना करने में गलती करता है। डिसकैलकुलिया गणितीय ये जो आपकी अक्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं और 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कक्षा में जो कक्षा में विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, इसका क्या क्या लाभ है आपको यही बताना है। जो कक्षा में विविधता होती है इसके लाभ को बताना है। याद रखेंगे ये सीखने में बाधा डालती है, विविधता नहीं दोस्तों। ये जो विविधता होती है कक्षा में सीखने में बाधा नहीं डालती है। अगर बाधा डालती तो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न समूहों से, विभिन्न भाषाओं से बच्चे एक छत में एक कक्षा के नीचे नहीं पढ़ पाते। इस बात को याद रखेंगे। या बच्चों को एक दूसरे से सीखने के अवसर प्रदान करती है, या शोर करती है, या शिक्षक के लिए काम बढ़ाती है, नहीं ये शोर नहीं करती। अगर कक्षा में विविधता है, अलग जाति का, भेष का, मजहब का, संस्कृति का बच्चा एक साथ एक कक्षा में पढ़ रहा है तो एक दूसरे को सीखने के अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम 32 नंबर की बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि जो आपका वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि जो आपके लिए वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, इसी पर बल देंगे। सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देते हैं कि वंशानुक्रम पे, कि भौतिक वातावरण पे, कि शारीरिक विकास पे। बिल्कुल आपका सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सांस्कृतिक होता तभी भी इसको आप लोग लाग करते। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर की बात करते हैं। शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए ये आपको बताना है। अगर आप एक शिक्षक हैं, आप अपनी कक्षा में बच्चों के सामने कैसा वातावरण बनाएंगे ये प्रश्न आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे डर वाला। अगर बच्चों को आप डरा के रखेंगे तो बच्चा सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा। डर वाला वातावरण आपको नहीं रखना है। कैसा रखना है दोस्तों, खुशी माहौल आपके कक्षा में हो, भय मुक्त और लोकतांत्रिक हो, बात तो सही है। अनुशासित और कठोर हो, कठोर शब्द बिल्कुल गलत है दोस्तों। केवल पढ़ाई केंद्रित हो, ऐसा नहीं, बच्चा उब जाएगा, अपने को बोरिंग महसूस करेगा, बच्चा लेबोरियस महसूस करेगा। इस बात को याद रखेंगे। तो शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए, तो भय मुक्त और लोकतांत्रिक होना चाहिए। बच्चा अपनी बातों को पेश कर सके, बच्चों को बोलने के अवसर मिले हों, बच्चा वहां पे कोई प्रकार का दबाव न महसूस करता हो, बच्चे के ऊपर कोई सजा या कठोर जैसी ऐसी बात उसके लिए ना हो दोस्तों। ये बात को याद रखेंगे। जो लोकतांत्रिक वातावरण होता है इसमें बच्चा बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और प्रश्न को टीचर से पूछ सकता है, अपनी राय टीचर के सामने रख सकता है। ये बात याद रखेंगे और स्वतंत्रता पूर्वक चीजों को सीख सकता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न की। देखेंगे जो 34 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, यह सूत्र जो है ना वह विलियम स्टर्न के द्वारा शुरू किया गया था और टर्मन द्वारा इसे संशोधित किया गया था। याद रखेंगे कि किन्होंने इसको, याद रखेंगे इस सूत्र को लिखा था, तो याद रखेंगे विलियम स्टर्न ने लिखा था बुद्धि लब्धि को, और इसको संशोधन किसने किया था, तो टर्मन ने किया था। दोनों बात बनकर आता है। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि को आईक्यू से दर्शाते हैं। आपको मैंने बहुत बार बताया कि मानसिक आयु, याद रखेंगे पहले मानसिक आयु होता है और नीचे आपका वास्तविक आयु होता है और गुणा के आपका सौ होता है। याद रखेंगे बटा में होता है, तो याद रखेंगे अगर इसको देखेंगे तो मानसिक आयु बटा के यहाँ पे देखेगा वास्तविक आयु गुणा के 100। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस सूत्र को देने का काम कौन किए थे, तो याद रखेंगे स्टर्न ने किए थे और बाद में इसका संशोधन किसने किया, तो टर्मन ने किया। दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम 35 नंबर की बात करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ क्या होता है, ये बात आपको याद रखना होगा दोस्तों, बताना होगा। याद रखेंगे सतत, सतत का मतलब लगातार होता है और व्यापक का मतलब अच्छा से है दोस्तों। याद रखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन केवल परीक्षा के लिए होता है, ये आपका सही होगा कि आपका शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों के निरंतर मूल्यांकन के लिए होता है।
केवल साल के अंत में परीक्षा होती है तब होता है, केवल होमवर्क का मूल्यांकन होता है तब होता है, केवल शब्द जहां जहां आया उसको काट लीजिए। ऑप्शन नंबर बी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि सतत और व्यापक व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों का निरंतर मूल्यांकन करने से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो CCE होता है केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चे के खेल कूद, कला, व्यवहार और सर्वांगीण विकास का जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करता है, इस बात को याद रखेंगे, जो आपका CCE होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर देखिएगा, एक प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान कैसे आप करेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, कोई आपका प्रतिभाशाली बच्चा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, आप उसकी कैसे पहचान करेंगे? चलिए, उसकी उच्च बुद्धि लब्धि से आप उसकी पहचान करेंगे, उसके व्यवहार से करेंगे, उसके रटने की क्षमता से करेंगे, उसके शांत रहने से करेंगे। शांत रहना और रटना दोनों को हटा दीजिए, क्योंकि दोनों आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से इसको अलग ही कर देंगे। अब उसके व्यवहार से उसके प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान आप कर लेंगे। IQ की पहचान उसके केवल व्यवहार से आप लोग कर लेंगे, ऐसा है क्या? अगर उसका व्यवहार अच्छा है तो आप बोलेंगे कि इसका IQ अच्छा है? नहीं दोस्तों, वह प्रतिभाशाली बच्चा है, उसकी पहचान उसके बुद्धि लब्धि से करेंगे। याद रखेंगे, बुद्धि लब्धि से ही हम लोग उसके उच्च बुद्धि लब्धि से ही उसकी प्रतिभाशीलता का पहचान करते हैं। बात याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 37 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि आनुवंशिकता हेरेडिटी कैसी प्रक्रिया है। दोस्तों आपको बताना है कि जो आपकी आनुवंशिकता होती है, जो आपकी हेरेडिटी होती है, वह कैसी है? गत्यात्मक है, कि आपकी स्थिर है, कि आपकी सामाजिक है, कि सीखने वाली है? आपको मैंने बताया दोस्तों, जो आपका आनुवंशिकता होता है ना, वह आनुवंशिकता जो होती है ना, वह आपकी स्थिर होती है। जैसे कि जो गुण, जैसे आंख का रंग का जो DNA संरचना होती है, जो हमें माता पिता से गर्भधान के समय मिल जाती है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, इसको हम लोग आनुवंशिकता बोलते हैं। और आनुवंशिकता की जो ये सामाजिक संरचना होती है, वो कैसी होती है? वो स्थित होती है। याद रखेंगे, ये आपकी स्थिर होती है। और जो आनुवंशिकता तो स्थिर होती है, लेकिन जो आपका पर्यावरण होता है, जो आपका वातावरण होता है, वह आपकी अस्थिर होती है। दोनों को ध्यान रखिएगा। तो आनुवंशिकता स्थिर होती है, जो गर्भधान के समय हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आपका अधिगम लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये बताना है दोस्तों। तो जो आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक रुचि है। बिल्कुल, रुचि होगी तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। प्रभावित करता है परिपक्वता, मेच्योरिटी, ये भी आपको अधिगम को प्रभावित करेगी। प्रेरणा, मोटिवेशनल, ये भी अधिगम को प्रभावित करेगी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ये जो तीनों है ना, तीनों आपके अधिगम को प्रभावित कर रही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, चलिए अब हम 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जो आपका किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो आप लोग किंडरगार्टन जो विधि है, इसके जनक के बारे में बात करेंगे तो आपके फ्रोवेल हैं, कि आपका मोंटेसरी है, कि आपका ड्यूवी है, कि आपके रूसो हैं, कौन है? आपको बता दें, जो किंडरगार्टन विधि होती है, इसमें बच्चा जो होता है ना, वो धीरे धीरे खेल खेल में सीख लेता है। याद रखेंगे, और इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव से हम चीजों को नहीं सिखाते। और किंडरगार्टन विधि में ये बताया गया है कि जैसे कि फूल और माली की बात की जाती है, कि जो आपके माली होते हैं, वहां पे माली जो होते हैं फूल की रखवाली करते हैं, और यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं बच्चों की रखवाली करते हैं। तो माली का कल्पना या माली की तुलना यहाँ पे शिक्षक से की गई है, और वहां पे फूल या पौधे की तुलना यहाँ पे बच्चे से की गई है। यही होते हैं किंडरगार्टन विधि, और इसके जो जनकदाता है वो फ्रोवेल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों, स्मृति, मेमोरी की प्रक्रिया सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप भंडारण करेंगे, कूट संकेतन करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे, कूट संकेतन करेंगे। क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। पुनरुद्धार जो होता है ना दोस्तों, अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से चीजों को अगर कवर करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो आपका पुनरुद्धार होता है, जरूरत पड़ने पर जो आपके अंदर की जानकारी होती है, उस जानकारी को रिवाइज कराना, ये पुनरुद्धार होता है। जो तो पुनरुद्धार अंत में होगा। और कहाँ पे देखिएगा, पहले पहले हम क्या करेंगे? कूट संकेतन करेंगे, इसके बाद हम चीजों को भंडारित करेंगे, और उसके बाद आवश्यकता पड़ेगा तो हम सीखी हुई चीजों को हम उसके सामने या किसी के सामने पेश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि कूट संकेतन किसे बोलते हैं? जानकारी को मस्तिष्क में ग्रहण कराना ही कूट संकेतन कहलाता है।
इसके बाद आपका भंडारण आता है। भंडारण क्या होता है? जानकारी को सुरक्षित करना होता है। और इसके बाद आपका पुनरुद्धार होता है, और पुनरुद्धार वो होता है ना कि जरूरत पड़ने पर उस जानकारी को याद करना या उस जानकारी को बाहर निकालना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो आपका बहुभाषावाद होता है, याद रखेंगे बहुभाषावाद को कक्षा में क्या माना जाना चाहिए। बहुभाषावाद का मतलब ये होता है कि एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे बैठे हों, तो उन जो अलग अलग बच्चे भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हैं, तो इसको क्या मानेंगे? इसको हम अवरोध मानेंगे, किसको सुविधाकर्ता पर मानेंगे, किसको लाभ मानेंगे, क्या मानेंगे? ऑप्शन देखते हैं। एक समस्या हम मानेंगे, बिल्कुल समस्या हम नहीं मान सकते। अलग अलग उनकी भाषाएं हैं तो उसको हम सीखने के अवसर मानेंगे कि बच्चा को एक दूसरे से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। एक संसाधन मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, रिसोर्स इसको मानेंगे। एक बाधा मानेंगे, नहीं। समय की बर्बादी मानेंगे, नहीं। इसको हम लोग क्या मानेंगे? बहुभाषावाद, मतलब अलग अलग भाषा से सीखे हुए अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे अगर एक कक्षा में पढ़ रहे हो तो इसको हम रिसोर्स मानेंगे, एक संसाधन मानेंगे, क्योंकि बच्चा दूसरे बच्चा से उसकी भी भाषा सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न एक कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, इसके जनक कौन है? आपको मैं पहले भी बता दिया हूं दोस्तों कि जो प्रोग्रेसिव शिक्षा है, इसके जनक अमेरिका के जो दार्शनिक बोले जाते हैं, जिनको जॉन डेवी बोलते हैं, इसके जनक वे हैं। उनका करना था कि याद रखेंगे लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। याद रखेंगे समस्या समाधान पर इन्होंने अपने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा प्रदान कराई थी, और अमेरिका के रहने वाले थे जॉन डेवी। इनका कहना था कि याद रखेंगे लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखो। याद रखेंगे जॉन डेवी, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी को बोला जाता है। अमेरिका के ये दार्शनिक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 43 नंबर को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 43 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि बच्चों की गलतियां क्या दर्शाती है। जो गलतियां बच्चे करते हैं ना, वो सीखने के अवसर प्रदान कराती है। याद रखेंगे गलतियां जो होती है वो संसाधन होती है सीखने की, जो सुविधा प्रदान कराती है बच्चे को। याद रखेंगे बच्चा गलती कर करके सीख जाता है। याद रखेंगे वे सीखने में असमर्थ है। गलती अगर करने वाला बच्चा है तो सीखने में असमर्थ, मतलब बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। याद रखेंगे वे सीखने का एक हिस्सा होते हैं, बात सही है। उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए, सजा नहीं देंगे उनको कोई महत्व तो नहीं है। याद रखेंगे बिल्कुल गलत है। याद रखेंगे बच्चे की जो गलतियां होती हैं वह सीखने का हिस्सा होती है, सीखने में बच्चों को मदद करती है, क्योंकि टीचर पता लगाता है कि बच्चा गलती कर रहा है तो कहाँ पे गलती कर रहा है, और उस गलती को सुधार देगा तो बच्चा वो चीज सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर की बात करते हैं। जो आपके संवेग होते हैं वे क्या है? संवेग, संवेग का मतलब आपका इमोशन होता है, इस बात को याद रखेंगे। और जो संवेग होते हैं वे क्या होते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो संवेग होते हैं ना, वह आपके क्या होते हैं? जैसे आपका भय हो गया, आपका क्रोध हो गया, आपका प्रेम हो गया, आपके सभी क्या है? संवेग है। जो याद रखेंगे जो जटिल मानसिक और शारीरिक स्थितियां में शरीर के अंदर रहते हैं और समय समय के अनुसार अपने आप को भी निकलते रहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मरा है, वहां पे जाएंगे तो आपका संवेग कोई दूसरा हो जाएगा। अगर वीर रस की कहानी आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर अलग भाव आ जाएगा। यही संवेग होते हैं, याद रखेंगे। उसको इमोशन बोलते हैं। एक मानसिक स्थिति होते हैं, बात सही है। एक शारीरिक स्थिति होते हैं, ये भी बात सही है। भावना में तीव्र उथल पुथल होती है, ये भी बात सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को याद रखेगा। संवेग जो होते हैं वे इमोशन होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, तीनों राइट हो जाएंगे। अधिगम अक्षमता, याद रखिए जो आपकी अधिगम अक्षमता होती है, जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, किसमें किसमें होती है ये आपको बताना है। तो जो आपकी अधिगम अक्षमता होती है वो किसमें होती है, ये बात बताइएगा। केवल मंद बुद्धि वाले बच्चों में होती है। जिनकी बुद्धि मंद होती है केवल उन्हीं में अधिगम अक्षमता होती है। कि बुद्धिमान बच्चों में भी हो सकती है, केवल लड़कों में होती है, केवल लड़कियों में होती है। याद रखेंगे अधिगम अक्षमता लड़कियों में भी हो सकती है, लड़कों में हो सकती है, लेकिन केवल लड़कों में होगी, केवल लड़कियों में होगी ऐसा नहीं होगा। चलिए, केवल मंद बुद्धि वाले बच्चा में होगी। याद रखें मंद बुद्धि वाला बच्चा में अधिगम अक्षमता हो सकती है, लेकिन केवल मंद बुद्धि वाला बच्चा में नहीं होगी। याद रखेंगे जो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी होती है दोस्तों, वह बुद्धिमान बच्चों में भी हो सकती है। इस प्रश्न का ध्येय यही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, अब हम आते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। और 46 नंबर प्रश्न यही कहता है कि बच्चे का शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? धैर्य बनाना होता है, अनुशासन में रहना होता है, ज्ञान का भंडार करना होता है, तेज आवाज में बोलना होता है। आपको बताना होगा। तो जो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण के बारे में देखिएगा। कक्षा में सभी बच्चे सीखने की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को आप लोग समझेंगे, देखेंगे, तो उनके अंदर बहुत अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। लेकिन आपको बता दें कि जो बच्चे के अंदर धैर्य और सहनशीलता का होना बिल्कुल अनिवार्य है। अनुशासन में बच्चा है कि नहीं, ये बात नहीं रखता। ज्ञान का भंडार जो होता है, यह शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता है। तेज आवाज में बोलना नहीं होता। बच्चे के अंदर धैर्य और सहनशीलता का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। पियाजे के अनुसार जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? बिल्कुल मैंने बताया कि जो जन्म से 2 साल तक होती है, इसको हम लोग संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? 2 से 7 साल तक होती है, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसको 7 से 11 साल की जो अवस्था होती है, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और 11 से 15 साल की जो होती है, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही कहा है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर की हम बात करते हैं। 48 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जो आपका व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इस किसके कारण होती है? तो जो बच्चे के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है, वंशानुक्रम के कारण होती है, कि वातावरण के कारण होती है, कि आपका ए और बी दोनों के कारण होती है, कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं की बात तो हम करेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ए और बी दोनों के कारण होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक अंतर होता है, जो उनके आनुवंशिक गुणों तथा उनके आसपास के वातावरण पर, प्रभाव पर, नियंत्रण पर तय करती है। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का 49 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो आपका पाठ्यचर्या है, कैरिकुलम है, ये कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए, कि आपका शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए? सबको पता है, याद रखेंगे, जो पाठ्यचर्या, जो सिलेबस है, आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। याद रखेंगे, जो आपका एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बात की मतलब कि वो करती है कि कोई भी पाठ्यक्रम है या कोई भी पाठ्यचर्या हो, वो शिक्षक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्र को ध्यान में रखकर उसका सिलेबस तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम 50 नंबर की बात करते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये कह रहा है कि एक शिक्षक का वास्तविक वेतन क्या होता है? एक शिक्षक का वास्तविक वेतन क्या होता है, आपको ये बताना है। उसका पैसा होता है, उसके छात्रों की सफलता होता है, उसकी पदवी होता है, उसकी प्रशंसा होती है, क्या होता है, ये आपको बताना है। अगर कोई शिक्षक का वास्तविक वेतन के बारे में बात करें, तो एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य समाज का निर्माण करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना और विद्यार्थियों की सफलता ही शिक्षक कार्य का वास्तविक सार्थकता और संतुष्टि होती है, कि बच्चा उसका कितना सफल हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। पैसा से उसका वास्तविक वेतन नहीं होता है, उसकी पदवी नहीं होती, उसकी प्रशंसा नहीं होती। जो छात्रों की सफलता होती है ना, छात्र जितना सफल होते हैं ना, वही उसका वास्तविक वेतन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को हम एक्सप्लेन के माध्यम से समझे हैं। कमेंट करके बता दीजिएगा कैसी आज की वीडियो आपको लगी है। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दीजिए आज की वीडियो से विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। थैंक फॉर वॉचिंग।